Hello and Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. We are right now going through the chapter number 4 of class 10th of biology. As you know, we have completed the 5 lectures so far. Now we have the very main topic of this chapter right now, that is the laws of inheritance, Mendelian law of inheritance. क्या क्या थे उनके बारे में हम अभी देखते हैं. So I have written it right here on the board. You can note it down also so that I can explain you fully, completely, and you remember it for your life. Now see, Mendelian law of inheritance, इनके बारे में क्या पढ़ना है हमने. जितने भी चीज़ें हमने अभी तक देखी, चाहे वो मोनोहाइब्रिड था, चाहे वो डाईहाइब्रिड था, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जो भी उनके अंदर डिफरेंस आ रहा था या सेम चल रही थी चीज़ें, उनके बारे में जो चीज़ हमको बताती है वो एक लॉज के थ्रू हमको मेंडल ने बताया. उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं. तो 3 तरह के लॉ थे, जिनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अक्सर हमेशा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है और आपको याद रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको. लेकिन पहले समझ लीजिए ताकि आपको आगे चलना आसान हो. नाउ नंबर 1 इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. राइट, सेग्रीगेट क्या होता है? व्हाट मीन सेग्रीगेशन? सेग्री मीन सेपरेट होना, अलग होना. किस चीज़ का अलग होना है? ऑब्वियसली गैमेट्स का अलग होना, उनके ऊपर जो ट्रेड्स होंगे उनका अलग होना. यही चीज हमको इस लॉ के अंदर बताई जाती है. इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ओके, आइदर इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. इन्हीं 2 नाम से इसको पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में. अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें, यहाँ पे लिखी हुई है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर, ओके, जब एक पेयर हम लेते हैं किसी भी कंट्रास्टिंग फैक्टर्स का, एलील्स का, जो पढ़ा था हमने, या जीन्स होते हैं, जब हम उनको साथ में रखते हैं, अगर ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड, याद होगा आपको मोनोहाइब्रिड में जब उनको हमने साथ में लाया तो हमारे पास जो कंडीशन होती थी वो थी हेटेरोजाइगोटिक. राइट, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी. एक जैसे नहीं होते थे बट दे आर डिफरेंट. तो इसलिए बता रहा था ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड हेटेरोजाइगोट. ओके, दीज फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड. दैट मीन्स ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो जीन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं होते हैं, बट सिंपली दे एसोसिएट देमसेल्व्स. सिंपल क्या करते हो, एक दूसरे के साथ रहते जरूर हैं, एसोसिएट देमसेल्व्स एंड रिमेन टुगेदर, बट रहते हैं कब तक? सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. जो ही गैमेट्स बनते हैं वहां पर जाकर ये खुद को सेपरेट करते हैं. एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब चेक कर लीजिए, कल पढ़ा भी है पिछले लेक्चर के अंदर. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या देखा था कि 2 डिफरेंट चीजें आपने देखी वहां पर F1 जनरेशन के अंदर. आप देख सकते हैं यहां पर आपने होमो लिया पेरेंट्स को, फिर जब आपने उनके गैमेट सेपरेट किए और आपके पास जो जनरेशन मिलती है उसके अंदर मिलने वाले फैक्टर हेटेरोजाइगोट है. और देख लीजिए, इसकी एक अपनी पहचान है, इसकी एक अपनी पहचान है. दोनों की पहचान खत्म नहीं होती, मिक्स नहीं होती, बल्कि हर एक अपनी पहचान रखता है मौजूद. वो कैसे? अब आप बताएंगे यहाँ पे सर इसने दिखाया, इसने तो दिखाया नहीं. ऑब्वियसली इट इज इन द रिसेसिव कंडीशन. जब हमने इसको आगे फर्दर क्रॉसिंग करी थी तो वहां पर हमने F2 जनरेशन के अंदर देखा था कि ये स्मॉल टी भी वापस आया. इसका मतलब इसकी पहचान खत्म बिल्कुल नहीं हुई, वहां पर मौजूद जरूर था. सो दैट्स व्हाट दिस लॉ स्टेट्स अबाउट, कि इसके अंदर जितने भी जीन्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन सबको, एलील्स को हम मिक्स नहीं कर सकते. वो मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो अपने आप को खुद वापस लाते. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज. सेपरेशन, सेग्रीगेट, सेपरेट होना, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होना और खुद की पहचान बनाए रखना अगली जनरेशन में वापस आने के लिए. बहुत आसान. इसी का दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, खुद को अलहदा तौर पर कहीं पर दिखाना इंडिपेंडेंटली. ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंस इसका नहीं है. दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स. डाईहाइब्रिड देखा था आपने, वहां हमने 2 कैरेक्टर्स को लिया, 2 जीन्स को लिया, एलील्स को. तो जब 2 फैक्टर्स को हम एट ए टाइम पर लेते हैं तो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट एंड इन प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन, आने वाली जनरेशन में, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, मिक्स होना यहां पर भी नहीं है. इसका मतलब कि जब भी गैमेट्स किसी के अंदर, सब्सिक्वेंट जनरेशन के अंदर क्या होंगे,
दिखाई देंगे वो एक्चुअली क्या है, जो पेरेंट्स से मिलने वाले गेमेट्स हैं, पेरेंट्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन है, जीन्स है, उनको खुद अलग अलग अपने आप को वो दिखा सकते हैं। हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा था कि वहां पर डिफरेंट चीजें थी। पहले आपने इसी तरह का कुछ देखा था, F1 जनरेशन में कुछ चीजें गायब हो गई ऑब्वियसली। फिर F2 जनरेशन के अंदर जब आप देखते हैं हर एक चीज वापस आई है, कोई भी चीज खत्म और इंडिपेंडेंटली खुद को दिखा रही। वहां पे होमोजाइगस कंडीशन भी देखी थी, द लास्ट उस चेकर्स बॉक्स के अंदर जो लास्ट हमारा था, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। तो वो दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर रही है, वो चीज सामने आ रही है, उसका दूसरे के ऊपर होने से कोई नुकसान नहीं होता, अपने कैरेक्टर को वो खोता नहीं है। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट। ओके, बहुत आसान एग्जांपल डाइहाइब्रिड क्रॉस है इसकी, उसकी मोनोहाइब्रिड है सेग्रीगेशन की, और इसकी डाइहाइब्रिड। एक लॉ और है, अक्सर इसको पहले ही बता दिया जाता है, बिकॉज जब आप कंडीशंस बताते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, यहाँ मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये इसी के साथ में थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसके नाम से ही आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज डोमिनेंट, राइट। भारी, किसी चीज पे भारी पड़ना, ओ यार ये डोमिनेंट हो गया मुझ पे, राइट। तो डोमिनेंस जो है, ये डोमिनेंस क्या है इसकी, किस चीज की डोमिनेंस है। देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनमें, आप आराम से देख सकते। जब भी हमने कभी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, उन कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना किस पे है, लेकिन वो जब खुद को दिखा रहे हैं किसी जनरेशन के अंदर, क्या चीज दिखती है, डेफिनेटली हम उसको फिनोटिपिकली ही जज करते हैं। एग्जैक्टली राइट, फिनोटिपिकली। तो फिनोटिपिकली जब किसी आप चीज को देखते हैं, उसमें आप क्या देखते हो, उसमें आप फिजिकल अपीयरेंस को चेक करते हैं। जैसे हमने लिया था, आइदर इट इज हाइट, आइदर इट इज ड्वार्फ। तो चाहे वो लंबा है चाहे वो छोटा, हाइट को कंसीडर करने के लिए, तो उस चीज को जब हम चेक करते हैं तो उसमें से एक हमें लंबा दिखता है, एक जीन, एक उसमें से हमें छोटा दिखता है। तो उसके बेस पर यहां पर हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख ली। आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग फैक्टर ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, एक खुद को एक्सप्रेस कर पाता है जिसकी बेस पर उसकी फिनोटिपिक अपीयरेंस बनती है, दैट इज कैपिटल टी। देखा था आपने, आई होप आपको याद होगा, इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल, ओके। बट जो दूसरा है, द अदर रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड, दूसरा वाला क्या रह जाता है, वो छुप के रह जाता है, स्मॉल टी। आई होप यू रिमेंबर इट। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का डिफरेंस क्या है, ये खुद को एक्सप्रेस करता है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता बेचारा। एक्सप्रेस एक जनरेशन में नहीं कर पाता, बट दूसरी में वापस जरूर आता है। तो इस जनरेशन के लिए ये क्या हो जाता है, अनएक्सप्रेस्ड रहता है। सो इट रिमेन्स इन द रिसेसिव कंडीशन, द वन विच appears itself or expresses itself, that factor that expresses itself is called as what, dominant, this capital T। इसलिए हमने इसको क्या बता दिया, ये डोमिनेंट हो गया। और वो फैक्टर जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, that remains unexpressed, that is recessive one, this small t। तो इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको, बहुत आसान है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा ट्रेट उभर कर आएगा, कौन सा छुप जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द थ्री लॉज, और you need to write down these definitions, learn it for your examination point of view. Next is very important also, next is how do traits get expressed। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अरे जो ट्रेट्स हैं ये किस तरह से सामने आते हैं, क्या इनका कोई जीन्स के ऊपर रिलेशन है, राइट, क्या इनका जीन्स के साथ कोई रिलेशन है, ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स का। तो इसके बेस पर एक मुझे आपको थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देनी पड़ेगी, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से होता है। उसके लिए हम एक नया लेक्चर तैयार करते हैं। इस वीडियो में आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया हो गया। तो हम इसी लेक्चर को आगे दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।